हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम फिर देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसा कि ये पहला क्वेश्चन जो कि जेईई मेंस में पूछ चुका है, द मैग्नेटिक फील्ड इन ए ट्रैवलिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव has a peak value of 20 nanotesla. The peak value of electric field strength. The peak value of electric field strength. अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ आपको बता दिया है। मैग्नेटिक फील्ड इन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ट्रेवलिंग इन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब कुछ ऐसा आप समझिए, इसका फिगर हम कुछ इस टाइप से बनाते हैं। आपको क्या दे दिया हुआ है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दे दिया हुआ है 20 नैनो टेस्ला। यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब आइए इसमें हम किस टाइप से डील करते हैं। तो आप ऐसा समझिए कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वाई एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में क्या मूव कर रहा है, मतलब कोई भी ट्रैवलिंग वेव which is moves in positive x axis and magnetic field is perpendicular to them and electric field is also perpendicular to them, that is z axis. This is x axis, positive x axis. This is y axis, positive y axis. और ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव, इधर आपका हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब यहां से क्या सीखे, तो यहां से हमको सीखने को मिला कि अगर कोई वेव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, अगर कोई वेव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वाई एक्सिस की तरफ है, यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ वेव इस टाइप से घूम रहा है, इस टाइप से वेव घूम रहा है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड जो कि उसके परपेंडिकुलर है वो वाई एक्सिस में है, तो जेड एक्सिस में जो होगा वो क्या होगा, सिंपली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मतलब कि ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहां से आपको क्या क्लियर दिखा, यहां से आपको पता है कि जो ट्रैवलिंग वेव है वो एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, और जो वाई एक्सिस है वो उसके परपेंडिकुलर है, एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है वो ट्रैवलिंग वेव के परपेंडिकुलर है। तो यहां से आपको ये क्लियर दिख गया कि तीनों, मतलब ट्रेवलिंग वेव जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। आपसे पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपको दे दिया हुआ, लिखेंगे इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज मूव्स इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस and which is and magnetic field is perpendicular on them, as well as electric field is perpendicular also on them. तो यहां से आपको क्या हुआ पता कि अगर आप ऐसा समझिए कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, परपेंडिकुलर है, अब मैग्नेटिक फील्ड इधर है और इस ट्रैवलिंग वेव इधर मूव कर रहा है, तो जो जेड डायरेक्शन होगा, यानी कि ये जेड डायरेक्शन के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यानी कि आपस में ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहां से लिखेंगे इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव in electromagnetic wave
दैट इज इक्वल टू ई। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज, और याद रखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव करता है विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि ये जो मूव करता है किसके वेलोसिटी से मूव करता है? द वेलोसिटी ऑफ लाइट। यू नो दैट द वेलोसिटी ऑफ लाइट दैट इज c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो किस वेलोसिटी से मूव करता है? वो वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट के स्पीड से। तो इलेक्ट्रिक, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा B क्रॉस C। तो यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा होगा कि जिधर भी मूव कर रहा है, कैसे अभी हम बताए कि एक्स एक्सिस में अगर ट्रेवलिंग वेव होगा तो उसके परपेंडिकुलर जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड होगा एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों होगा। तो वो किस डायरेक्शन से, यहाँ से आपको वेक्टर दिख रहा होगा कि 3 वेक्टर है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज बी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। यहां से आपका हो जाएगा दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये आपका सी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये किस वेलोसिटी से मूव करता है? तो वेलोसिटी ऑफ लाइट से। तो ध्यान से देखिए, यहां से आपको क्लियर दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। यहां से ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से क्लियर आपको दिख रहा है, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में हम बताए थे कि क्रॉस प्रोडक्ट अगर बी और सी का निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड बी फील्ड, as well as electric field is E field is always perpendicular to C which is traveling wave, direction of traveling wave, direction of traveling wave। डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग वेव। तो यहां से आपको क्लियरली आपको दिख गया, दोनों के बीच का एंगल भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? सिंपल सा बात है कि दोनों के बीच का एंगल क्या है? तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो इसको जैसे हम ओपन करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यू नो डैट बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच का एंगल sin 90। So you will get the value of electric field strength that is 20 नैनो टेस्ला, और C का वैल्यू आपको पता ही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और sin 90 का वैल्यू क्या हो जाता है? 1। So you have to find the value that is 20 nano 10⁻⁹ Tesla, the value 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहां से आपका आ जाएगा, एक ही अननोन बच जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा। तो यहां से थोड़ा सा क्लैरिफाई करें तो यहां से क्या आ जाएगा? ये -8, ये -8 आएगा, ये +8 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, 6। सिंपल सा बात है, 6 आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपका आ जाएगा 6। सिंपली बात है 6 वोल्ट। यहाँ पे आपका आ जाएगा 6 वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको इजिली वे में निकल ऑफ द लाइट कमिंग द सन दैट इज 720 न्यूटन पर कूलम। एवरेज टोटल एनर्जी डेंसिटी, एवरेज टोटल एनर्जी डेंसिटी। अब इसका वैल्यू आप देखिए फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब एवरेज टोटल एनर्जी डेंसिटी, इसका वैल्यू क्या होता है? जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बता रहे थे तो उसमें हम बताए थे इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ε0 × E²।
अब ध्यान से देखिए, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता है 8.85 इंटू 10⁻12। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है, और भी आरएमएस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको दिया हुआ है। आरएमएस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइट, मतलब सन से आप ऐसा समझिए, ये सन है, यहां से लाइट इस टाइप से बाहर आ रहा है, इस टाइप से बाहर आ रहा है। तो आपसे कह रहा है कि यहां तक पहुंचते पहुंचते एवरेज, यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एवरेज कितना बचता है, 720 न्यूटन पर कूलम, इतना बचता है एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप बताइए इसमें कि एवरेज टोटल एनर्जी डेंसिटी, तो इसका वैल्यू ये हो गया। अब बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 720 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपली एवरेज 8.85 दैट इज 10⁻12 इंटू, इसको आप कवर अप कर लीजिए 7.2 इंटू 10⁻2, इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 8.85 10⁻12 इंटू 7.2 का स्क्वायर इंटू 10⁻4, तो यहाँ से आपका बैलेंस, रेडिएशन ऑफ एनर्जी ई फॉल्स नॉर्मली ऑन परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस वर्ड पे गौर फरमाइए कि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस का ये मतलब है कि सरफेस कुछ ऐसा है कि लाइट इस पे पड़ने के बाद 90 डिग्री से, यानी कि जिस रेट से, ये जो है E बराबर समझिए 1 है, E बराबर 1 का मतलब परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस E बराबर 1 है, मतलब जिस रेट से गया वो भी नॉर्मली, ये भी बोल दिया आपको, यानी 90 डिग्री से जाएगा भी और वापस भी आएगा उसी रेट से। तो कुछ ऐसा ही यहाँ चलेगा, 90 डिग्री से जाएगा भी और वापस भी 90 डिग्री से आएगा। द मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू द सरफेस, आपसे पूछा मोमेंटम ट्रांसफर। अब ध्यान से देखिए मोमेंटम, तो जैसा कि मोमेंटम के लिए हर बार हम यूज करते हैं डेल्टा पी, यानी कि पहले कितना था बाद कितना है। तो ध्यान से देखिए दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, क्योंकि एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि मोमेंटम ट्रांसफर टू द सरफेस, इस सरफेस पे, ये जो परफेक्टली इलास्टिंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सॉरी इलास्टिंग नहीं है रिफ्लेक्टिंग है, तो रिफ्लेक्टिंग है तो ई बराबर 1 है, इलास्टिंग होता तो ई बराबर 1। तो इसमें क्या हो जाएगा सिंपली, तो आपको यहां देखना पड़ेगा एनर्जी डिवाइडेड बाय सी। अब इसका चेंज आपको देखना पड़ेगा। अब जब ये 90 डिग्री से जा रहा है और वापस भी 90 डिग्री से आ रहा है, तो इसमें जो मोमेंटम होगा, तो चेंज इन मोमेंटम आपको निकालना है, चेंज इन मोमेंटम। अब इस सरफेस का मोमेंटम कैसे चेंज करेगा, तो ध्यान से देखिए, तो E बाई सी, तो हम हमेशा यूज करते हैं मोमेंटम के लिए E बाई सी, तो हम यही लिखेंगे कि डेल्टा P दैट इज P फाइनल माइनस P इनिशियल, P फाइनल माइनस P इनिशियल। तो यहां से क्या हो जाएगा, P फाइनल मतलब फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो फाइनल मोमेंटम जब इधर से वापस आएगा, आप ध्यान से देखिए E बाई सी इसका होगा जब ये जा रहा होगा, और जब ये वापस आएगा तो मोमेंटम क्या होगा, जब ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा तो E बाई सी का नेगेटिव।
तो इनिशियली इसके पास जो मोमेंटम होगा, इनिशियली यानी कि ये जो है इनिशियली मोमेंटम है, इनिशियली, और ये जो है फाइनली मोमेंटम हो जाएगा, फाइनली। तो इनिशियली ये है, मतलब E/c के स्पीड से जा रहा है और वापस, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए नेगेटिव साइन ये आया है, क्योंकि एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, और एक अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में E/c और इस डायरेक्शन में नेगेटिव E/c, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। तो हमको क्या निकालना है, डेल्टा P का वैल्यू, हमको मोमेंटम चेंज ही निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, P मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल। तो फाइनल मोमेंटम का वैल्यू क्या हो जाएगा, फाइनली, इनिशियली तो E/c है, फाइनली क्या है माइनस E/c, और माइनस इनिशियली, इनिशियली क्या है E/c। सो यू हैव 2E/c, यहां से आपका आ जाएगा 2E/c विथ नेगेटिव साइन। तो यहां से आपका आ जाएगा क्या, 2E/c। अब अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो इधर मैग्नीट्यूड लेंगे तो इधर भी मॉड ले लेंगे, तो यहां से आपका आ जाएगा 2E/c। सो दिस इज द चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम ट्रांसफर टू द सरफेस। सरफेस पे कितना मोमेंटम चेंज किया, तो सरफेस पे मोमेंटम चेंज किया 2E/, वेयर E क्या है, एनर्जी, जिस रेट से, जिस रेडिएशन से एनर्जी इस पे फॉल कर रहा है, तो जिस रेडिएशन से इस पे एनर्जी फॉल कर रहा है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 मेगा, अब ध्यान से देखिए, M कैपिटल M, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 3 तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 M का मतलब हो जाता है 10 टू पावर, समझिए कि 6 हो जाता है। अब ध्यान से देखिए, इतना आपको फ्रीक्वेंसी दे दिया हुआ है, पासेस थ्रू वैक्यूम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, अब ऐसा समझिए कि एक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको हम किससे पास करवा रहे हैं, वैक्यूम से। इट्स पासेस थ्रू वैक्यूम इनटू डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इनटू ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, यानी कि वैक्यूम से, आप ऐसा समझिए कि एक इधर वैक्यूम है और इधर आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, और इसका मीडियम कांस्टेंट भी आपको शायद दे दिया हुआ है, परमिटिविटी का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है 4। अब आपको इसका वेवलेंथ और इसका फ्रीक्वेंसी दोनों पे कमेंट करना है। तो ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि वैक्यूम से आपको कहा जा रहा है, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका आपको दे दिया हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज E इज इक्वल टू 4। तो इसके बीच में आपका समझिए कि ऐसे कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रहा है। अब आप बताइए, इसके वेवलेंथ और इसके फ्रीक्वेंसी दोनों पे आपको कमेंट करना है। तो जैसा कि म्यू का वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इसका वैल्यू होता है रूट ओवर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैक्यूम का, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो कि आपको दिया हुआ है, डाइलेक्ट्रिक ऑफ मीडियम, डाइलेक्ट्रिक ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक ऑफ वैक्यूम। अब दोनों का रूट, तो यहां से आपका म्यू का वैल्यू आ जाएगा, सिंपली यहां से आपका म्यू का वैल्यू आ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक ऑफ मीडियम, मीडियम का आपको दिया हुआ है कितना 4, और जैसा कि वैक्यूम में एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या हो जाता है, उसका परमिटिविटी हम 1 लेके चलते हैं, और कंडक्टर के केस में इनफाइनाइट।
तो यहाँ से म्यू का वैल्यू आपका आ जाएगा। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमको क्या क्या निकालना है? इसके वेवलेंथ और इसके फ्रीक्वेंसी पे कमेंट करना है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपली 2। तो म्यू का वैल्यू यहाँ से आपका आ जाएगा, सिंपली वैल्यू रख दीजिएगा। तो यहाँ से आ जाएगा रूट ओवर मीडियम का 4 है और वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या हो जाता है? 1 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, यानी कि परमिटिविटी का वैल्यू वैक्यूम में 1 हो जाता है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2। तो अभी हमारा म्यू का वैल्यू आया। अब ध्यान से देखिए, आपको कमेंट किस पे करना है? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे। आपको एक इंफॉर्मेशन आ जाएगा, म्यू बराबर 2 आ गया। अब इसका फ्रीक्वेंसी भी आपको दे दिया हुआ है, एक काम का चीज वो भी दिया हुआ है। तो जैसा कि म्यू और लैम्डा में रिलेशन होगा, तो सिंपल सा बात है कि अब लैम्डा एक ही चीज मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है, वो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होता है, ये हम पहले बता चुके हैं। लैम्डा चेंज हो जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी ही ऐसा है जिसको किसी भी मीडियम में, मतलब मीडियम से ये इंडिपेंडेंट होता है। ये इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, ये मीडियम से क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। तो यहां से आपको म्यू का वैल्यू आ गया। यहां से हम लैम्डा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब लैम्डा, क्योंकि म्यू का वैल्यू उस मीडियम में, कौन सा मीडियम में? जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, जिसका डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी जिसका वैल्यू 4 है, उस मीडियम का म्यू का वैल्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। अब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है तो क्या वेवलेंथ चेंज नहीं करेगा? तो चेंज तो करेगा, क्योंकि पहले लैम्डा है, फ्रीक्वेंसी को हम म्यू ले लिए। तो फ्रीक्वेंसी तो किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि फ्रीक्वेंसी पहले भी यही है और लास्ट में भी यही रहेगा। लेकिन लैम्डा चेंज कर जाएगा, यानी कि वेवलेंथ चेंज कर जाएगा। तो नया वाला वेवलेंथ हो जाएगा, जिसको लैम्डा नाम दे रहे हैं, लैम्डा डैश, जो कि पहले के लैम्डा से हाफ हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, आप ऐसा समझिए कि ये जा रहा है, अब मीडियम इसको क्या मिल गया? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। तो क्या हो जाता है? इसका लेंथ जो होगा, अब ध्यान से देखिए, ये लैम्डा होता है, जहां से शुरू हुआ वापस से फिर वहीं आके मिलता है। तो ये टोटल जो लेंथ हो जाता है, आप ऐसा समझिए, ये लैम्डा हो जाता है। तो वेवलेंथ चेंज किया और वेवलेंथ क्या हो गया? पहले लैम्डा था, अब लैम्डा डैश हो गया, यानी वेवलेंथ हाफ हो गया। अब वेवलेंथ हाफ हो गया, तो वेवलेंथ जो है, आप ऐसा समझिए, तो वेवलेंथ जिस पॉइंट से शुरू होके इसी पॉइंट पे आया, तो ये आपका लैम्डा का वैल्यू है, वेवलेंथ। तो जैसा कि म्यू का वैल्यू आपका 2 आ गया, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा? वेवलेंथ उसका हाफ हो जाएगा, यानी कि लैम्डा, न्यू लैम्डा। तो जो नया वेवलेंथ होगा वो लैम्डा बाई 2 के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका वेवलेंथ आ गया नया वाला। अब जैसा कि हम पहले बताए हैं कि फ्रीक्वेंसी किसी भी मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी का मतलब समझिए, इसको ट्रिक से आप याद रखिए, फ्रीक्वेंसी। तो फ्री मतलब इट इज अ फ्री फ्रॉम मीडियम, मतलब मीडियम चेंज करे जिसके वजह से फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, लेकिन कभी भी किसी का फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है। आप मीडियम कितना भी चेंज कर ले, परमिटिविटी घटा दीजिए, बढ़ा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब यहां से क्या सीखे कि लैम्डा हाफ हो जाएगा, बट फ्रीक्वेंसी नेवर बी चेंज, यानी रिमेन्स अनचेंज। यानी कि यहां पे आप ये सीखे कि वेवलेंथ इज हाफ बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज। तो ये आपका ये क्वेश्चन था। अब इसमें एक और रिलेशन हम देख लेते हैं कि क्यों अनचेंज रहता है। तो जैसा कि हम बताएं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है हमेशा लाइट के स्पीड से जाता है, तो इसमें क्या क्या चेंज करेगा? जैसा कि आपको पता है, v बराबर n इंटू लैम्डा। तो यहां से ध्यान से देखिए, n तो चेंज नहीं कर सकता, म्यू इंटू लैम्डा भी आप ले लीजिए। ये आपका होता है फ्रीक्वेंसी, ये आपका होता है वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये आपका होता है वेलोसिटी ऑफ
EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EMW। अब ध्यान से देखिए, लैम्डा हाफ हो गया, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर सकता है, तो क्या चेंज करेगा? सिंपल सा बात है, स्पीड कम हो जाएगा। तो स्पीड का क्या होता है फॉर्मूला? v इज इक्वल टू, कभी भी किसी का वेलोसिटी निकालना है तो याद रखिएगा c इज इक्वल टू v बाई म्यू, ये आपका हो जाएगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी चेंज करेगा बट फ्रीक्वेंसी कभी नहीं चेंज करेगा। तो यहाँ से आपका वेलोसिटी का वैल्यू आ जाएगा v इज इक्वल टू, इसका वेलोसिटी क्या था? c इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये जाता है। अब इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? बाय म्यू, यानी वेलोसिटी क्या होता है? म्यू पे डिपेंड करता है। तो लैम्डा म्यू पे डिपेंड किया, वेलोसिटी म्यू पे डिपेंड किया, बट फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस इन एनी मीडियम, इट इज अ फ्री फ्रीक्वेंसी। को ऐसे आप याद रखिए, फ्री है यानी कि ये फ्री है किसी भी मीडियम पे। तो यहां से v का वैल्यू क्या आ जाएगा? अब इसका नया वेलोसिटी हो जाएगा v बाय म्यू, म्यू का वैल्यू क्या है आपका? 2। तो नया इसका वेलोसिटी क्या हो गया? c बाई 2। तो ध्यान से देखिए, वेलोसिटी क्या हो गया इस c बाई 2, म्यू तो म्यू ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं करेगा। लैम्डा क्या हो गया? लैम्डा बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल। अब यहां से फिर से वापस से आ जाएगा म्यू इंटू लैम्डा। तो क्या सीखे कि मीडियम पे डिपेंड करता है उसका वेवलेंथ। वेलोसिटी हाफ हो गया इस सिचुएशन में, यानी c था अब c बाई 2 हो गया, बट फ्रीक्वेंसी 3 मेगा यानी 10 टू पावर 6 हर्ट्ज। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, अब ये बहुत ही यूजफुल इक्वेशन है, जो कि इस चैप्टर का सबसे यूजफुल इक्वेशन यही है। और उसका आपको क्या दिया हुआ है? काइनेटिक एनर्जी इमिटेड द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल वर्सेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। अब ध्यान से देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है क्या। ये आपका है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमेशा याद रखिएगा। एच म्यू का वैल्यू, मतलब जो भी आप एनर्जी देते हैं वो एनर्जी दो टर्म में जाता है। एक फाई को कहते हैं वर्क फंक्शन, दिस इज वर्क फंक्शन, और ये आपका हो जाता है, और वर्क फंक्शन के बाद ये जो हो जाता है आपका काइनेटिक एनर्जी। तो आपको इसमें इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन क्या कहता है कि आप जो भी एनर्जी आप देते हैं, जो भी एनर्जी, वो एच म्यू के फॉर्म में होता है, और वो दो चीज में कन्वर्ट होता है, एक तो वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन के बाद वो सारा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में। तो ध्यान से देखिए, कोई भी एनर्जी आप दिए, सिंपल सा बात है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जैसे एनर्जी जब भी किसी भी सरफेस पे इस टाइप से इंसिडेंट होता है, रिफ्लेक्ट होता है, तो जो भी एनर्जी पहले होता है एच म्यू के टर्म में, और यहाँ पे इस पॉइंट पे वर्क फंक्शन यानी फाई क्या है, यहाँ पे मिनिमम एनर्जी होना चाहिए, वो होना चाहिए वर्क फंक्शन। अब इसको याद रखिएगा, म्यू नोट, ये जो फ्रीक्वेंसी होते हैं इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से ये क्या करना शुरू हो जाए, यहां से जो इंसिडेंट रे है, सिंपल सा बात है कि इमिट करना शुरू हो, कुछ एनर्जी चाहिए इमिट होने में, वरना क्या होता है, यहाँ पे ये जो मेटल सरफेस है, ये जो है मेटल सरफेस, यहाँ पे आके ये जो इमिट नहीं कर पाता है। तो इमिट करने के लिए मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि जो भी आप हीट दिए ये इसमें कन्वर्ट हुआ, और ये वर्क फंक्शन जो एच म्यू के बराबर होता है, म्यू नोट
where mu naught is a threshold frequency, that is the minimum frequency to emit the radiation, emit the incident radiation. यानी कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वो सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जीरो भी हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी जीरो भी हो सकता है, लेकिन कम से कम इतना एनर्जी तो आपको देना ही पड़ेगा, तब वो क्या करे, इमिट करेगा, इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन, मतलब यहां से एनर्जी जाने पे यहां से ये जो बाहर निकल रहा है ये आपका है फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका फोटो इलेक्ट्रॉन तभी यहां से इमिट करेगा जब उसको आप मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देना पड़ेगा, दैट इज म्यू नॉट। म्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विच इज इमिट द इंसिडेंट रेडिएशन फ्रॉम दिस मेटल सरफेस। तो आपको मिनिमम उतना एनर्जी यानी म्यू नॉट एनर्जी, इतना फ्रीक्वेंसी तो देना ही पड़ेगा आपको इमिटेशन के लिए, कि ये इस सरफेस से इमिट हो जाए। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी को ही वर्क फंक्शन कहते हैं। और इसके बीच में आपको क्या पूछा है, सिंपल सा बात है, ग्राफ। तो काइनेटिक एनर्जी यहां से क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एच म्यू माइनस फाई। फाई क्या है, फाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है जिसको वर्क फंक्शन कहते हैं। तब इसका ग्राफ, इधर आप काइनेटिक एनर्जी ले लीजिए वर्सेस किसका आपको चाहिए, फ्रीक्वेंसी का, वो भी फ्रीक्वेंसी किसका, इंसिडेंट का। तो इधर आपका हो जाएगा, इधर ध्यान से देखिए, ये इधर काइनेटिक एनर्जी, ये आपका किधर हो जाएगा, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस की तरफ है, और एक्स एक्सिस की तरफ आपका क्या हो जाएगा, वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या बचेगा, एच म्यू। तो ध्यान से देखिए ये आपका हो जाएगा। तो इधर आप हम रख लेते हैं, सिंपल सा बात है, ये आपका काइनेटिक एनर्जी हो गया, और इधर हो जाएगा एच म्यू माइनस फाई। फाई क्या है, वर्क फंक्शन। तो इसके बीच का आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ तो आपको दिख रहा होगा कि इसके बीच में और इसके बीच में स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, और ये निगेटिव फाई क्या बता है कि इतना तो आपको मिनिमम एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो इसके बीच में हमको ग्राफ चाहिए, तो आप ऐसा समझिए कि y बराबर एम एक्स प्लस सी टाइप ग्राफ है, y बराबर एम एक्स प्लस सी, और y क्या है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी एच म्यू। तो यहां से आपका दिख जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू प्लस सी, और यहाँ पे म्यू का जो कॉफिशिएंट होता है वो होता है m। स्लोप अगर पूछे तो m का वैल्यू सिंपली हो जाएगा h। h क्या है, h आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये आपका है प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू। तो यहां से आपका आ जाएगा, अब इसका ग्राफ बताइए। तो यहाँ पे c का वैल्यू क्या आपको दिया हुआ है, c का वैल्यू आपको यहां से दे दिया है -5। ये वर्क फंक्शन होता है जैसा कि हम बताएं। तो इसका हम ग्राफ अगर बनाएं तो कुछ ऐसा बनेगा। तो ये इस टाइप से कुछ शो करते हुए बाहर निकलेगा। तो ये आपका आ गया, और यहाँ टेन थीटा का जो वैल्यू है स्लोप, स्लोप आपका है जो कि m, जिसका वैल्यू आपका h है। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, उसका वैल्यू ये समझिए कांस्टेंट है। तो ये आपका आ गया सिंपली आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ये सिंपल सा बात है, इस टाइप का ग्राफ है। और ये जो आया यही आपका आया फाई, जिसको कहते हैं मिनिमम एनर्जी आपको इतना देना पड़ेगा, और इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको कहते हैं कि एच म्यू, म्यू नॉट जो होता है इसी कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका ग्राफ आया, y बराबर एम एक्स, सी निगेटिव है तो ये कुछ ऐसा आएगा। तो ये आपका ग्राफ आ गया, ये आपका काइनेटिक एनर्जी, इधर आपका आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट पे। तो यहाँ से आपको h साइलेंट कर लीजिए, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी रहेगा, यहाँ पे आपका h से डिवाइड कर लीजिए। तो ये आपका आ गया। और यहाँ स्लोप का वैल्यू आपसे पूछा